आज का चुनाव का विश्लेषण शुरू करने से पहले आपको 3 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। पहली तस्वीर, पश्चिम बंगाल में आज कमल का फूल खिल गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। और पश्चिम बंगाल में पहली बार जीतकर बीजेपी ने एक नया इतिहास रच दिया है। वर्ष 2016 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सिर्फ 3 सीटें आई थी, लेकिन आज 208 सीटें हैं। बीजेपी ने पिछले 2 दशकों में पश्चिम बंगाल में सिर्फ शून्य से शिखर तक का सफर तय नहीं किया, बल्कि आज से भारत में एक नई राजनीति की शुरुआत की है। पश्चिम बंगाल से ही निकलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव रखी। आज आपको दिखाएंगे कि कैसे आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत भारत में एक नए राजनीतिक पुनर्जागरण की शुरुआत है। पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता के प्रसिद्ध ठनठनिया कालीबाड़ी मंदिर में पूजा करने के लिए गए थे और तब उन्होंने वहां से कमल का फूल लिया था और आज पूरे पश्चिम बंगाल की 208 सीटों पर कमल ही कमल खिल गए हैं। दूसरी तस्वीर, आज प्रधानमंत्री मोदी की इसी तस्वीर की बड़ी चर्चा हो रही है, जिसमें उनके हाथों में त्रिशूल है। यह तस्वीर 29 अप्रैल की है, जब पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग हुई थी और उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर यह पूजा की थी। तो सबसे पहले आप ये तीनों तस्वीर एक के बाद एक जल्दी से देख लीजिए। इन तस्वीरों में पूरी कहानी छिपी हुई है, इसलिए आज हम सबसे पहले पश्चिम बंगाल के लोगों से पूछना चाहते हैं, हाउस द जोश। और उसका जवाब पश्चिम बंगाल की जनता ने कुछ इस तरीके से दिया है। जरा ये नक्शा देखिए, पूरा की पूरा पश्चिम बंगाल एक ही रंग में रंगा हुआ है और वो रंग है भगवा और सिर्फ भगवा। बीजेपी 293 सीटों में से 208 सीटों पर जीत की तरफ बढ़ रही है और आज पश्चिम बंगाल में उसका वोट शेयर बढ़कर लगभग 46% तक पहुंच गया है। इस नक्शे में 3 बड़ी बातें हैं। पहला, पश्चिम बंगाल के लगभग हर क्षेत्र, चाहे नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, हर जगह बीजेपी ने बढ़त बनाई है। दूसरा, पश्चिम बंगाल की पश्चिमी सीमाएं जो उड़ीसा और झारखंड से लगती हैं, वहां बीजेपी का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा है, जबकि उत्तर बंगाल में जो क्षेत्र सिक्किम, नेपाल और भूटान की सीमाओं से जुड़े हैं, वहां बीजेपी ने लगभग क्लीन स्वीप कर दिया है। दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी इसी क्षेत्र में आते हैं। और तीसरा, पश्चिम बंगाल के जो इलाके बांग्लादेश की सीमा से लगे हैं, खासकर वहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां टीएमसी का प्रभाव ज्यादा है। इसलिए कई ऐसे सीमावर्ती जिले जहां मुस्लिम आबादी लगभग 25 से 26% है, वहां भी बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है। जैसे नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी 33 में से 23 सीटों पर आगे है। पिछली बार बीजेपी यहां सिर्फ 5 सीटें जीती थी, टीएमसी ने यहां 28 सीटें जीती थी। इससे साफ पता चलता है कि हिंदू वोटर्स ने एकजुट होकर बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की है और पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार इतने बड़े स्तर पर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण देखने को मिला है। इसलिए शुरुआत में ही मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है, असल में ये हिंदू और मुसलमान का चुनाव बन गया था। अभी तक ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण करके, मुस्लिम वोटों में ध्रुवीकरण करके ये चुनाव जीतती आई थी, लेकिन पहली बार पश्चिम बंगाल के हिंदुओं ने जबरदस्त वोटिंग की है और इस बार हिंदू वोटों में ध्रुवीकरण हुआ है। अब आप देखिए कैसे पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल की राजनीति बदली और बीजेपी ने धीरे धीरे खुद को मजबूत किया। 2011 में ममता बनर्जी पहली बार सत्ता में आई और उस समय टीएमसी का वोट शेयर 39% था और बीजेपी का सिर्फ 4%। इसके बाद बीजेपी का वोट शेयर हर विधानसभा चुनाव में लगातार बढ़ता चला गया और आज ये बढ़कर 4% से 46% हो चुका है, जबकि ममता बनर्जी का वोट शेयर अब 48% से घटकर 41% रह गया। अब देखिए कैसे बीजेपी ने शून्य से शिखर तक का सफर पूरा किया। 2011 में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, उसके 285 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। 2016 में, आज से सिर्फ 10 साल पहले, बीजेपी ने सिर्फ 3 सीटें जीती
और उसके 263 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। लेकिन बीजेपी ने तब भी हार नहीं मानी और लगातार जमीन पर रहकर यह पार्टी मेहनत करती रही। वर्ष 2021 में बीजेपी के लिए एक टर्निंग पॉइंट आया और बीजेपी 77 सीटें जीतकर पश्चिम बंगाल में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी और 2026 में 208 सीटें जीत गई, जबकि टीएमसी की सीटें 2021 में 215 थीं, जो अब घटकर 79 हो चुकी हैं। तो ये पूरा इतिहास आपके लिए है 2011 से लेकर 2026 के बीच का। आपकी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। 71 साल की ममता बनर्जी पिछले 15 वर्षों से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। वो पश्चिम बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है और 50 वर्षों से राजनीति में है, लेकिन आज पश्चिम बंगाल में उनकी सबसे बड़ी हार हुई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को इस बार सत्ता से बाहर कर दिया? तो जल्दी से समझिए। पहला, 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद ममता बनर्जी और उनके नेताओं में घमंड आ गया था और वो ये मान चुके थे कि पश्चिम बंगाल में अब उन्हें कोई हरा नहीं सकता। ऐसा लगता था कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को एक अलग देश की तरह मानती थी और यह देश उनका था, जिस पर उनका स्वामित्व है। टीएमसी के नेता पश्चिम बंगाल के लोगों को भी धमकी दे रहे थे कि 4 मई के बाद उन्हें सबक सिखाएंगे। वो बड़बोलेपन में बार बार कहते थे कि बीजेपी हमें कभी हरा नहीं सकती, लेकिन टीएमसी नेताओं का यह बड़बोलापन ही उनकी हार का कारण बन गया। टीएमसी के नेता 4 मई के बाद प्रधानमंत्री से भी इस्तीफा देने की मांग कर रहे थे। अब आप टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन का वो बयान याद कीजिए जिसमें उन्होंने कहा था कि 4 मई को ऐसे नतीजे आएंगे जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की हार होगी और उन्हें प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ममता बनर्जी के नेताओं में कितना ज्यादा घमंड आ चुका था और वो किस तरह प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरा, ममता बनर्जी हिंदू वोटर्स को साथ लेकर नहीं चली। ममता बनर्जी को कभी नहीं लगा कि हिंदू वोटर्स का ध्रुवीकरण होगा। उन्होंने हिंदू वोटर्स की इतनी एकजुटता की कभी कल्पना नहीं की थी। आजादी के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल के इतिहास में हिंदू वोटों का इस तरह से ध्रुवीकरण हुआ है और बीजेपी को इसका श्रेय जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने उस हिंदू वोट बैंक को, जो कि इससे पहले बिल्कुल डिवाइडेड रहता था, जिसका विभाजन हो जाता था, कुछ हिंदू कांग्रेस को वोट करते थे, कुछ बीजेपी को करते थे, कुछ कम्युनिस्ट पार्टियों को किया करते थे। इस बार बीजेपी सबको साथ लेकर आ गई और सारे हिंदुओं ने जबरदस्त तरीके से पहली बात तो ये बाहर निकलकर वोट किया और दूसरा सिर्फ एक ही पार्टी को वोट किया और वो थी बीजेपी। तीसरी बात यह कि पिछले 50 वर्षों में पहली बार पश्चिम बंगाल का चुनाव हिंदू वर्सेस मुसलमान का चुनाव बन गया। ममता बनर्जी लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती थी और इस बार बीजेपी ने इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया और ममता बनर्जी को यह मुस्लिम तुष्टीकरण ही महंगा पड़ गया, क्योंकि इससे सारे मुसलमानों ने तो उन्हें वोट दे दिया लेकिन हिंदू दूसरी तरफ चले गए, क्योंकि ममता बनर्जी हिंदुओं को अपने साथ लेकर नहीं चल पाई और हिंदू पश्चिम बंगाल में परेशान हो रहे थे। चौथा, एसआईआर ने लगभग 91 लाख नकली वोट काट दिए और ऐसा लगता है कि ये वो अवैध वोटर्स थे जिनके दम पर ममता बनर्जी अब तक चुनाव जीतती आ रही थी। अब जब वो वोट ही कट गए तो फिर चुनाव कैसे जीतती? पांचवां, कड़ी सुरक्षा। पश्चिम बंगाल के चुनावी इतिहास में पहली बार सुरक्षा बलों के लगभग 2,40,000 जवानों की यहां तैनाती की गई। यहां के चुनाव में हिंसा होना आम बात थी। वोटर्स डर के मारे वोटिंग के लिए घरों से निकलते नहीं थे, लेकिन इस बार पूरी सुरक्षा होने की वजह से लोग निर्भय होकर घरों से बाहर निकले और उन्होंने रिकॉर्ड वोटिंग की। छठा, ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। इस बार के चुनाव में बीजेपी का बदलाव का नारा सुपरहिट हुआ और बदलाव आ गया। जैसे 2011 में कम्युनिस्ट पार्टियों के 34 वर्षों के शासन के खिलाफ ममता बनर्जी ने बदलाव का नारा दिया था, अब जो उन्होंने लेफ्ट पार्टीज के साथ किया, इस बार जनता ने वही ममता बनर्जी के साथ किया और वैसे ही ममता बनर्जी के 15 वर्षों के शासन के खिलाफ बीजेपी ने यह परिवर्तन का नारा दिया और जनता ने यह परिवर्तन कर दिया। आपको याद होगा, पिछली बार बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ कई ऐसे आपत्तिजनक बयान दे दिए थे, लेकिन इस बार वही गलती ममता बनर्जी के नेता कर रहे थे, जिसमें उन्हें घमंड भी उनका नजर आ रहा था और अपमानजनक भाषा का वो प्रयोग कर रहे थे और साथ ही घमंड, अपमानजनक भाषा और साथ ही ओवर कॉन्फिडेंस। अब डेरेक ओब्रायन का यह बयान सुनिए। नरेंद्र
आपने अनाउंस किया था बंगाल की सभी 294 सीट्स पर आप ही कैंडिडेट है। बड़ी बड़ी बात छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। तो देखिए, आज टीएमसी के इन नेताओं को आप क्या कहेंगे? कितना ओवर कॉन्फिडेंस था इनको, घमंड देखिए कितना था। अब बीजेपी की जीत की रणनीति को समझिए। पहला, ममता बनर्जी पर इस बार उन्होंने निजी हमले नहीं किए, कोई अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। 2021 के चुनाव से सबक लेते हुए पूरे चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी बीजेपी नेता ने ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। पूरे चुनाव प्रचार को बीजेपी के नेतृत्व में विकास और ममता बनर्जी के शासन में भ्रष्टाचार और खराब कानून व्यवस्था पर केंद्रित रखा। दूसरा, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया और यह बीजेपी के पक्ष में गया। अभी तक पश्चिम बंगाल में महिलाएं ममता बनर्जी को वोट देती थी। ममता बनर्जी के इस वोट बैंक को तोड़ने के लिए बीजेपी ने महिलाओं के विकास और महिलाओं की सुरक्षा की दोहरी रणनीति अपनाई। बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने और राज्य की सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण का वादा कर दिया। इसके अलावा चुनाव प्रचार में महिलाओं की सुरक्षा को एक बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बनाया। बीजेपी ने आरजी कार अस्पताल में जो कॉलेज में रेप केस हुआ था, उसमें पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को पनीहाटी सीट से टिकट दे दिया और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस मां का हौसला बढ़ाया था और आज वो चुनाव जीत भी गई। ये तस्वीरें आप देखिए। रत्ना देवनाथ इस समय 84,000 वोटों के एक बहुत बड़े अंतर से आगे चल रही है। तीसरी बात, ममता बनर्जी के मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ हिंदू वोटर्स का ध्रुवीकरण किया। चुनाव प्रचार में बार बार मां काली का जिक्र करके बंगाली वोटर्स से खुद को बीजेपी ने जोड़ा। टीएमसी के नेता जिस तरह से मुसलमानों के पक्ष में बयान दे रहे थे, उसने भी इस राज्य के सारे हिंदू वोटर्स को एकजुट कर दिया और उन्हें लगा कि अगर इस बार टीएमसी को नहीं हराया तो बहुत देर हो जाएगी। चौथा, बीजेपी ने पुरानी गलतियों को सुधारा। सबसे पहले बाहरी होने की जो छवि है बीजेपी की, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार ये कह रही थी कि एक तरफ पश्चिम बंगाल की अपनी संस्कृति है, उनकी अपनी पहचान है और बीजेपी तो बाहरी लोगों की पार्टी है, अब गुजरात के लोग यहां आकर शासन करेंगे। बीजेपी ने इस छवि को मिटा दिया और बंगाली अस्मिता से खुद को बीजेपी ने जोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां जाकर एक दुकान से झालमुड़ी खाई, हुगली नदी में नाव में घूमने के लिए गए, कोलकाता के कालीबाड़ी मंदिर में पूजा की और सिक्किम में जाकर फुटबॉल खेली। अमित शाह ने गंगा सागर में स्नान किया। तो ये सब चीजें ऐसी थीं जो बंगाल के वोटर्स ने देखी और उन्होंने अमित शाह जैसे बड़े नेताओं को, प्रधानमंत्री मोदी को बाहरी नेता नहीं माना, बल्कि उन्होंने इन्हें अपना लिया। पांचवी बात, बीजेपी की चुनावी रणनीति बूथ स्तर पर पार्टी को उन्होंने मजबूत किया और एक बूथ 10 यूथ की रणनीति अपनाई और यही रणनीति बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी अपनाई थी। बूथ स्तर पर जो टीम बनाई गई उसमें 1-2 बांग्ला भाषी लोगों को रखा गया। चुनाव प्रचार में स्थानीय नेताओं को और आगे बढ़ाया गया। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती राज्यों जैसे बिहार, झारखंड, असम के कार्यकर्ताओं को पश्चिम बंगाल के गांवों में उनकी ड्यूटी लगाई गई। प्रधानमंत्री कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को लेकर जमीनी स्तर पर उन्होंने चुनाव प्रचार कराए और रोड शो किए। गृह मंत्री अमित शाह चुनाव के दौरान 15 दिनों तक पश्चिम बंगाल में खुद रहे।